प्यारे स्टूडेंटों, कल हमने आपको पार्ट 2 कराया था। तो पार्ट 2 में हमने कल आपको बताया था मूललता क्या होती है, हेनरी का नियम क्या होता है, मूल प्रवाह क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया था। उसके बाद जो आज हम आपको करा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम होता क्या है, आपको ये पूरा नोट करना है। नोट करने के बाद आपको नोट करना है कि फ्रांस के एक राउल्ट ने, एक साइंटिस्ट हुआ था फ्रांस का जिसका नाम था राउल्ट। उसने क्या किया कि सन 1887 में, सन 1887 में अनेक द्विग विलयनों के वाष्प दाबों का अध्ययन किया। उसने 2 विलयन लिए और दोनों विलयन लेने के बाद विलयन ऐसा लिए जिसमें दो, एक तो विलय हो एक विलायक हो। भाई विलयन होता है, हमने आपको बताया जो विलयन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। तो उसने क्या किया, विलयन लेने के बाद उनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक नियम दिया था जिसे बोला गया राउल्ट का नियम। उस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब कोई विलयन है, उस विलयन के ऊपर जब दाब लगाया जाता है तो दाब लगाने से जो जो विलय का मोल प्रवाह होता है, जब प्रेशर होता है तो उसके मोल प्रवाह के बराबर होता है। जो उनका अपेक्षिक अवनमन होता है वो उसके मोल प्रवाह के बराबर होता है। जब वो उसके मोल प्रवाह के बराबर होता है तो देखो हमने क्या किया, हमने P0 माइनस का P अपॉन P0 इजकल टू फ्रैक्शन। और देखो फ्रैक्शन लेने के बाद हमने कल आपको बताया था इसको फ्रैक्शन भी बोला जाता है, इसको ताई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताई। इसको ताई भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, जो ताई होता है इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। जहाँ P0 जो लिखा हुआ है वो P0 यहाँ पे क्या होता है, जो P0 है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। यहाँ पे जो हमने P0 लिया तो P0 क्या किया हमने, जो शुद्ध विलायक है उसका वो वाष्प दाब है। अब देखो P0 माइनस का P कैसे आया, क्योंकि विलयन की बात चल रही है तो विलयन में दो, एक तो विलय होगा विलायक होगा। तो जो P0 हो गया और एक P हो गया, दोनों दाबों की बात चल रही है, एक तो विलायक की दाब की बात चल रही है, एक विलय की दाब की बात चल रही है। अपॉन P0 इजकल टू फ्रैक्शन, समीकरण फर्स्ट मान लिया इसको हमने। उसके बाद हमने देखा जहाँ P0 जो P0 है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। P0 यहाँ पे क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और जो P है वो विलयन का वाष्प दाब है। जो P है यहाँ पे, P क्या है यहाँ पे, विलयन का वाष्प दाब। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे, विलयन में विलय का मूल प्रवाह। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे इसको ताई भी बोला जाता है या फ्रैक्शन भी बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया इसको हम ताई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताई। तो मैं इसको नोट कर दे देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसको हम ताई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताई। तो ये एक्स फ्रैक्शन हो गया। एक्स फ्रैक्शन मतलब होता है विलयन में विलय का मूल प्रवाह। विलयन में क्या होता है, विलय का मूल प्रवाह। माना विलायक के n मोल में विलय के n मोल घुले हुए हैं। भाई कैपिटल N मान लिया, कैपिटल N क्या हो गया, विलायक का मोल हो गया। और जो स्मॉल n है यहाँ पे वो क्या हो गया, वो विलय के मोल हो गए। क्योंकि कोई भी विलयन होता है, जैसे सपोज करो ये एक बर्तन है, इस बर्तन में क्या है, विलयन भरा हुआ है। इस विलयन में आपने देखा होगा एक तो इसमें क्या होगा, विलायक होगा, ये क्या होगा, विलायक, और एक इसमें होगा विलय, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये विलय होगा। अब जब ये विलय होगा, ये विलायक हो गया, तो दोनों को जब मैंने मिलाया, दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को मिला दिया। जब दोनों को मैंने मिलाया तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये बर्तन है, ठीक है,
इस बर्तन में ये भरा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये विलयन हो गया। ये क्या हो गया, विलयन। ये विलयन हो गया पूरा। तो जैसे मैंने डेफिनेशन बोली है, जो विलयन में उपस्थित होगा, एक तो विलय होगा, एक इसमें कैपिटल एन हो गया और एक इसमें स्मॉल एन हो गया। अब जब कैपिटल एन हो गया तो मैंने यहाँ पे देखो स्मॉल कैपिटल दोनों एन लिए हैं। जब दोनों एन मैंने लिए हैं तो दोनों एन इसमें घुले हुए हैं, दोनों मूल घुले हुए हैं, क्योंकि एक चीनी है एक जल है मान लो। जो फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है, हमने पढ़ा था एन जिसका फ्रैक्शन निकालते हैं, जैसे फ्रैक्शन विलय, यहाँ पर हमने विलय लिया, क्या लिया, विलय। जब विलय लिया है तो विलय स्मॉल एन अपॉन नीचे क्या करेंगे, जो भी विलय विलायक होगा दोनों के मूलों की संख्या को जोड़ देंगे। तो हमने देखो ये नोट कर लिया, ये जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, इस मान को समीकरण फर्स्ट में रख दिया। समीकरण फर्स्ट में क्या था, फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन का मान रख दिया हमने यहाँ पे। अब ये जो हमने फ्रैक्शन का मान रखा है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये देखो यहाँ पे मान पुट किया है। तो पी नॉट माइनस का पी अपॉन पी नॉट इजकल टू एन अपॉन एन प्लस एन, समीकरण नंबर 2। उसके बाद हमने माना कि जो स्मॉल डब्ल्यू है वो विलय का द्रव्यमान मान लिया, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान मान लिया। उसके बाद एम है जो विलायक का अणुभार है तथा एम डैश है विलय का अणुभार, आपको नोट करना है। अतः जब स्मॉल एन हमने लिया तो स्मॉल एन के लिए विलय लेनी पड़ेगी। जब विलय लेंगे तो विलय का भार होगा, विलय का अणुभार होगा। ऐसे कैपिटल एन हम लेंगे, विलायक हो गया तो विलायक का भार होगा, विलायक का अणुभार होगा। तो इन दोनों कंडीशनों को हमने क्या किया, फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमने पुट किया तो ये बना तुम्हारा पी नॉट माइनस का पी अपॉन पी नॉट इजकल टू डब्ल्यू अपॉन एम डैश अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एम प्लस स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश। ये यहाँ तक आपको क्या करना है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। ये हमारा राउल्ट का नियम हो गया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने जो कल पढ़ा था, पिछली वीडियो हमने पढ़ा था, हेनरी का नियम पढ़ा था। तो हेनरी के नियम के कुछ उपयोग होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, वो उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। देखो सबसे पहला उपयोग जो होता है, सोडा वाटर की बोतल में CO2 गैस का प्रवेश। जो तुमने पानी पिया होगा, सोडा वाटर पिया होगा, बोतल पी होगी, उसमें CO2 गैस का प्रवेश होता है। दूसरा जो होता है वो होता है गोताखोर के सिलेंडर में O2 प्लस N2 प्लस हीलियम गैस का प्रवेश। जो गोताखोर होते हैं, देखा होगा तुम पानी के अंदर जाते हैं तो वो सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन होती है नहीं होती है, तो उसका प्रवेश भी ये किसके ऊपर करता है, हेनरी के नियम के ऊपर करता है। अब देखो गोताखोर के जो होते हैं सिलेंडर होते हैं, उसमें रिएक्शन किस तरीके से होती है ये आपको हम बता रहे हैं। आपको नोट करना है, पूरा नोट डाल के आप नोट डाल के नोट कर लोगे और इसको एक ब्रैकेट में ऐसे करके बंद कर लोगे। इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया हमने। अब देखो कैसे, गोताखोर के सिलेंडर में उपस्थित ऑक्सीजन उच्च दाब पर रक्त से क्रिया कर उच्च दाब पर रक्त से क्रिया कर संकुल बना लेती है, जिससे व्यक्ति का शरीर में जकड़न उत्पन्न हो जाती है। अतः सिलेंडर में उपस्थित नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निष्कासित हो जाती है। वह हीलियम गैस के कारण व्यक्ति का शरीर हल्का होकर सतह पर आ जाता है। क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति ऑक्सीजन गैस लेता है सिलेंडर में से, तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, रक्त के साथ मिल जाती है। मिलने के बाद वो व्यक्ति का जो शरीर होता है वो थोड़ा ऐसा उत्पन्न होने लगता है, जकड़न बोल सकते हैं, अकड़, शरीर पर मुलायम, ऐसा बोलते हैं जैसा हमारे शरीर में दर्द सा हो रहा हो, थोड़ी थकावट सी हो रही हो। लेकिन नाइट्रोजन गैस अंदर जाती है, जाने के बाद क्या होती है, वो हीलियम गैस से क्रिया करती है और बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। लेकिन हीलियम गैस जैसे शरीर के अंदर जाती है और हमारे व्यक्ति जो शरीर के अंदर जाती है, हीलियम गैस से क्या होता है, व्यक्ति का शरीर हल्का हो जाता है, जिससे पानी के ऊपर तैरने लगता है या सतह पर आ जाता है। यह आपको नोट करना है। जो अगला पॉइंट है तीसरा, ये हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ भी होता है। तीसरा पॉइंट देखो, यदि कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई पे रह रहा है, कोई पहाड़ पर रह रहा है,
तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पे। जब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि हम जितना ऊंचा जाएंगे उतनी ही ऑक्सीजन की कमी होगी। तो यही रीज़न होता है कि अधिक ऊंचाई पर रहने वाले या पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में कम दाब के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है। अतः पर्वतारोही व्यक्तियों में एनॉक्सिया रोग उत्पन्न हो जाता है। जो पर्वतों पर रहते हैं उनमें कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? एनॉक्सिया, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उन्हें पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे उन्हें बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं। हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी होती हैं। वो सीमा क्या होती हैं कि सबसे पहले जो हेनरी का नियम था, पहला पॉइंट, हेनरी के नियम की सीमा ये थी कि यदि वो हेनरी का नियम जब दाब उपयोग किया जाता है तो वहाँ पर दाब की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? दाब कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ताप अधिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? वहाँ पर ताप अधिक नहीं होना चाहिए। सॉरी, वहाँ पे भी ताप, देखो, ना तो दाब कम होना चाहिए और ना ही ताप अधिक होना चाहिए, दोनों चीज़ लेवल से। ओके। उसके बाद जो हमारे विलयन होता है उसके कुछ गुण धर्म होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। वो कौन से होते हैं? तो किसी विलयन के वे गुण जो विलय कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। और इसके गुण धर्म क्या होते हैं? जैसे कोई भी विलयन हो, उस विलयन के वह गुण जो उसकी संख्या या अणुओं पर निर्भर करेंगे। जैसे इसमें कितने अणु हैं, क्या अणु हैं, कौन कौन से अणु हैं, उससे हम बोल लेते हैं अणु संख्या गुणधर्म। क्या बोलते हैं? गुणधर्म। लेकिन अणु संख्या के जो गुणधर्म होते हैं वो विलय की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। जैसे हमने सपोज करो वाटर लिया 1 लीटर, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, 1 लीटर वाटर रहने दो, लेकिन उसके कण कैसे हैं, उसके अणु कैसे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। उस पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा कि उसके कण कैसे हैं और उसके अणु कैसे हैं। अब जो होता है अणु संख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 वाष्प दाब अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक का उन्नयन, नंबर 3 हिमांक का अवनमन और नंबर 4 प्रासरण दाब। तो सबसे पहले आपको जो हेडिंग बनानी है वो बनानी है वाष्प दाब अवनमन। अब देखो वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? किसी बंद पात्र में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। और जैसे कोई भी बर्तन है, जैसे बंद पात्र है, जैसे मान के चलो ये बर्तन हो गया, ठीक है। अब ये बर्तन बंद है, ये देखो बंद हो गया और इसमें द्रव भरा हुआ है। ओके। अब ये जो बंद है तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा इस पर। ये प्रेशर इस पर लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? तो जो ये प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ, जो प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है, ये जो दाब है, ये क्या है? दाब। यही कहलाया जाएगा वाष्प दाब। क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखो, द्रव एरो, एरो में रिवर्सिबल होगा अतिक्रमणीय, वाष्पीकरण एरो के ऊपर होगा, संघनन और वाष्प। जैसे जल होता है, जल को हम गर्म करें, क्या करें? गर्म, तो भाप बनेगा नहीं बनेगा? और उसको हम ठंडा कर दें तो द्रव बन गया। तो रिएक्शन दोनों पार्टों में होती है, दोनों भागों में होती है, इसलिए हमने इसको क्या किया? दोनों तरफ एरो लगा के लिखा। ओके। तो क्या हो गया? संघनन हो गया, नहीं हो गया? उसके बाद अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है। जो शुद्ध विलायक हो उसका जो दाब वाष्प दाब होगा वो विलयन से अधिक होगा। जैसे कोई भी विलयन हो अशुद्ध पदार्थ का, लेकिन कुछ जैसे एक वाटर है और एक वाटर और मिट्टी दोनों के कण हैं, दोनों को मिक्स किया जाए तो जो वाटर है उसका वाष्प दाब अधिक होगा, क्योंकि वो शुद्ध है, अधिक होता है। क्योंकि विलयन में विलय विलायक अन्योन्य क्रिया के कारण विलायक के कणों की संख्या में कमी हो जाती है। क्योंकि विलयन में विलय विलायक अन्योन्य क्रिया के कारण विलायक के कणों की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे विलयन के वाष्प दाब में भी कमी हो जाती है।
भाई दोनों पदार्थ हमने मिलाए तो वो अशुद्ध हो गया। तो कहने का मतलब यह है जो शुद्ध विलायक होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है। जैसे माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 मान लिया, वो विलयन का दाब वाष्प दाब PS मान लिया। तो वाष्प दाब अवनमन जो हम निकालेंगे, अवनमन मतलब अंतर जो निकालेंगे, तो वहाँ पर P0 में से PS माइनस कर देंगे, क्योंकि P0 क्या यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब है, लेकिन विलायक कैसा है शुद्ध है, तो हम उसमें से माइनस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अर्थात शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। और इसको ही वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ओके, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। आपको फॉर्मूला बता दें, जो आपेक्षिक अवनमन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे हमने आपको बताया, जैसे P0 माइनस का PS अपन P0। क्यों? क्योंकि एक तो जैसे ये बर्तन है, इसमें विलायक भरा हुआ है, ये विलयन है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो अंतर होगा वो इस अंतर से कैसा होगा, भाई दोनों में अंतर होगा, तो हम क्या करेंगे, इस अंतर में से इसको माइनस कर देंगे। ओके, तो आप करना आपेक्षिक अवनमन बराबर P0 माइनस का PS। अब दूसरे अध्ययन क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, देखो डेफिनेशन, क्वथनांक वह ताप है जिस पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। जो क्वथनांक होता है वह तापमान, देखो क्वथनांक आपने पढ़ा, क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर कुछ चीज़ उबाल कर भाप बनकर उड़ने लग जाए। जिस तापमान पर कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव पदार्थ भाप बनकर उड़ने लग जाए, उसको उसका क्वथनांक बोला जाता है। अब क्वथनांक में क्वेश्चन बनता है कि जो विलयन का क्वथनांक होता है वो विलायक से अधिक होता है। क्यों? जो विलयन का क्वथनांक होता है वो विलायक से क्या होता है, अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि विलय विलायक आकर्षण के कारण संगुणन से क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि देखो विलय हो गया और विलायक हो गया, दोनों क्या करते हैं, जैसे कोई सॉल्यूशन बना, जैसे ये बर्तन है, इसमें चीनी के कारण है और ये जल है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा। वो कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को खींचे रखेगा। यही रीजन होता है कि खींचे रखने के कारण संगुणन से क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जैसे माना शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो TB मान लिया हमने क्या मान लिया, TB। जो क्वथनांक माना वो हमने क्या माना, TB मान लिया, भी हमने बेस में लिखा। उसके बाद जो विलयन का क्वथनांक है वो हमने T मान लिया, क्योंकि देखो ऊपर तो विलायक का हो गया, नीचे विलयन का हो गया, वो T मान लिया। तो जो क्वथनांक पर जो उन्नयन होगा, उन्नयन मतलब जो अंतर होगा, तो अंतर के लिए हमने क्या किया, डेल्टा लिया। और जैसे हमने डेल्टा लगाया, डेल्टा का मतलब क्या होता है, अंतर। अंतर किस में बता रहे हैं, TB टेम्परेचर में, तो हम क्या करेंगे, T माइनस का TB। अतः विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जो विलयन होता है और जो विलायक होता है, दोनों के क्वथनांकों में जो अंतर होता है उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। दोनों में जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, क्वथनांक उन्नयन आएगा। कैसा आएगा, क्वथनांक उन्नयन। जैसे विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक, दोनों के जो अंतर मैंने ग्राफ से दर्शाया है, ये ग्राफ बस आपको देखना है, नोट नहीं करना है, या आप नोट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये आपको समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो ये ग्राफ में बताया गया है कि कौन सा विलायक कितना है, उसमें अंतर क्या है, बस, और कुछ नहीं करना है आपको ज़्यादा इसमें से। उसका जो क्वथनांक उन्नयन होता है उसके लिए अणुभार की गणना कैसे करते हैं, हेडिंग 1 आओगे आप, क्वथनांक उन्नयन के लिए विलय के अणुभार की गणना। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन मूलता के समानुपाती होता है। उसने बोला है जो कोई भी विलयन है
तो उसका जो उन्नयन मूलता जो क्वथनांक उन्नयन होगा वो मूलता के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो देखो मूलता के समानुपाती है तो डेल्टा माना तब टीवी बेस में भी लिया, समानुपाती बता रहा है, समानुपाती किसके, मूलता के, तो स्मॉल एम आएगा नहीं आएगा। ओके, स्मॉल एम आया तो यहाँ पे देखो डेल्टा टीवी समानुपाती मूलता। अब जब समानुपाती का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, अब इसको हम हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा हमें। तो हमने इसके ऊपर क्या किया, के नियतांक लिया, क्या लिया, के। तो डेल्टा टीवी इजकल टू के बी इंटू मूलता हो गई। के क्यों ले लिया, क्यों के बी क्यों लिया, क्योंकि बात चल रही है किसकी, क्वथनांक उन्नयन की। तो वहाँ पर टीवी डेल्टा टीवी लिया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, के बी, क्या हो जाएगा, के बी। तो डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू, और देखो मूलता का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए विलय का बार अणु बार अपॉन एम बी विलायक का बार। ओके, तो जो हमें अणु बार की गणना करनी है तो डब्ल्यू ए यहाँ पे जो माना गया है वो अणु बार माना गया है। किसका अणु बार माना गया है, विलय का अणु बार। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू ए है वो क्या अणु बार है, वो क्या यहाँ पे अणु बार है। वो किसका अणु बार, विलय का अणु बार। किसका अणु बार है, विलय का। जो यहाँ पर डब्ल्यू ए लिया गया है, डब्ल्यू ए आप देख रहे हो स्मॉल डब्ल्यू ए, उसका जो है वो विलय का अणु बार है। क्या है, विलय का बार, सॉरी वो क्या है यहाँ पे विलय का बार है। जो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू ए लिया गया वो क्या लिया गया, विलय का बार लिया गया है। तो देखो विलय के अणु बार की गणना करो, ये विलय की बार की गणना करो। देखो स्मॉल एम ए जो है यहाँ पे, क्या यहाँ पे स्मॉल एम ए कहीं लिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है। तो वो क्या है, वो बार है, वो किसका बार है, विलय का बार है। तो डब्ल्यू देखो वो विलय का अणु बार है, सॉरी वो क्या है, विलय का अणु बार। तो यहाँ पर डब्ल्यू ए क्या है, यहाँ पे देखो ये डब्ल्यू ए लिखा हुआ है, ये विलय का अणु बार हो गया इजकल टू, क्योंकि डब्ल्यू ए इधर ले लिया हमने। तो के बी, ये डेल्टा टी बी क्या चला जाएगा, नीचे चला गया ये। तो देखो डेल्टा टी बी इंटू 1000 अपने एम बी, या के बी क्या है यहाँ पे, के बी क्या है यहाँ पे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी यहाँ पे क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसको एल्बोस्कोपिक भी बोला जाता है। ओके, क्या यहाँ पे के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक। यहाँ जो के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक है, यदि किसी विलयन की मूलता इकाई होती है, माना हमने कोई भी विलयन हो उसकी मूलता क्या होती है, इकाई होती है, तो उस विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। यदि कोई भी विलयन हो उसकी इकाई क्या हो भाई, उसकी मूलता इकाई हो, तो उस विलयन का जो क्वथनांक है, क्वथनांक उन्नयन है, वो मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। जो मोलल उन्नयन स्थिरांक गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं, वो देखो के बी इजकल टू एम आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच बी। यहाँ पर जो एम है वो क्या है, विलायक का अणु बार। आर है जो गैस नियतांक है, जिसको डेढ़ वर्ग नियतांक भी बोला जाता है। और जो यहाँ पे टी बी है वो क्या है, विलायक का क्वथनांक, और डेल्टा एच बी है वो वाष्पन की एंथैल्पी। तो मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, न्यूमेरिकल आपको ये करने हैं, समझने हैं। ये तो कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। जैसे मैंने दे रखा है 100 ग्राम जल में 5 ग्राम विलय डालने पर क्वथनांक 0.49 की वृद्धि हो जाती है, तो विलय की मोलर द्रव्यमान गणना करो। तो देखो आपको क्या करना है, देख कौन सी चीज़ रखी है ये आपको करना है। सबसे पहले ये चीज़ दे रखी है, इसमें इसको हमने नोट किया। जल की मात्रा 100 ग्राम दे रखी है, विलय की मात्रा भी 5 ग्राम दे रखी है, के भी इतनी दे रखी है। तो देखो फार्मूला पुट किया, फार्मूले लगा दिया हमने, ये पूरा क्या किया, डेरिवेशन कर दी। इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आ गया। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भी दे रखा है, ऐसे ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद जो अगली वीडियो कराएंगे हम आपको पार्ट 4 कराएंगे, वो आपको सब्सक्राइब कीजिए इसको, जब तक आप 4 3 देखेंगे। आपको पूरा काम नोट करना है, नोट करने के बाद जो ना समझ आए वो हमसे पूछ सकते हो। ओके।